नमस्कार। सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले बात बदायूं गैंगरेप की। तो बदायूं गैंगरेप और हत्याकांड के मामले में उघैती थाना अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरोगा अमरजीत पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। लापरवाही के आरोप में ये एफआईआर दर्ज की गई है। उघैती थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा किया गया है। देवेंद्र कुमार धामा को थाना अध्यक्ष की फिलहाल तो जिम्मेदारी दे दी गई है, क्योंकि जो थाना अध्यक्ष था उसके खिलाफ उघैती थाना अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह और दरोगा अमरजीत दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और इस मामले में जिस तरह की लापरवाही थानेदार ने की थी उसको लेकर अब एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल तो उघैती थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और देवेंद्र कुमार धावा को थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और बदायूं गैंगरेप और हत्या मामले में 50,000 का इनामी पुजारी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सत्यनारायण पकड़ा गया है। भक्त के घर पर रुका हुआ था आरोपी। गांव वालों ने पुजारी को पुलिस को सौंपा। एफआईआर के बाद से ही यह आरोपी फरार चल रहा था। तो 50,000 का इनाम भी इस पर घोषित किया गया था। लगातार पुलिस दबिश दे रही थी और अब जो पुजारी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्यनारायण पकड़ा गया है। भक्त के घर पर रुका हुआ था, लेकिन गांव वालों ने ही पुजारी को पुलिस को सौंपा। हम आपको बता दें कि लगातार ये आरोपी फरार था। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ चितरंजन जुड़ गए हैं। चितरंजन, पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से इस पूरे मामले में हीला हवाली बरती गई, अब 2 पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है। किस तरह की कार्रवाई और किन मामलों में एफआईआर दर्ज? ये धारा 166A के तहत मामला दर्ज हुआ है। ये निर्भया कांड के दौरान ये धारा बनी थी और ये था जो पुलिसकर्मी किसी भी मामले में अगर वो कार्रवाई ठीक नहीं करता है, पीड़िता को न्याय नहीं देता है, तो उसमें पुलिस को राइट है कि वो अपना एफआईआर दर्ज कर सकती थी। अब इस मामले में अगर सबूत पुलिस को मिलते हैं एफआईआर होने के बाद, तो इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि ये उघैती में ये 2 दरोगा हैं, इन एसओ और जो एसआई है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें और कांस्टेबल या वहां का और स्टाफ भी लपेटे में आएगा, क्योंकि ये जांच जारी है। इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी निकाले जाएंगे कि कहां से कौन कौन लोगों ने इसमें हीला हवाली करी और केस को पेंडिंग रखा और 18 घंटे बाद शव को बिल्कुल। और सीएम ने भी कहा था कि जो भी इसमें जिन्होंने भी लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हुई है। एफआईआर दर्ज हुआ है 2 दरोगाओं पर, लेकिन जो मुख्य आरोपी था चितरंजन, वो भी पकड़ा गया है। और जब से ये वारदात हुई तब से इसकी तलाश की जा रही थी। कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है? ये रविवार की घटना है। 3 तारीख को ये घटना हुई थी और घटना के बाद ही ये फरार हो गया था। और पुलिस को जब से ये एफआईआर दर्ज करी है, तभी से पुलिस को ये मिल नहीं रहा था। गांव में, मेवली गांव में जहां घटना हुई है वहीं ये छुपा हुआ था। एक भक्त है, उसके घर पे छुपा हुआ था। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, ग्रामीणों ने उसको सौंपा है। और जाहिर सी बात है, बड़ी जो सफलता पुलिस को हाथ लगी है, जो कई दिन से तलाश कर रही थी, जहां से मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे आदेश दिया था किसी भी हालत में आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल। तो अब सभी के सभी आरोपी जो हैं अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। साथ ही साथ जिसने भी इस पूरे मामले में लापरवाही बरती, उन जो दरोगाओं हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चितरंजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वारदात में 2 आरोपी जसपाल और वेदराम पहले ही पकड़े जा चुके हैं। दरअसल 3 जनवरी की रात महिला के साथ वारदात के बाद उघैती थाने में हत्या और गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया था। इस केस में सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेते हुए एडीजी अविनाश चंद्र को मौके पर भेजा था, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। और अब चित्रकूट से खबर लेते हैं। तो चित्रकूट के दौरे पर अखिलेश यादव होंगे। 2 दिन का दौरा है अखिलेश का। आज कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। बांदा महोबा के कार्यक्रम में अखिलेश हिस्सा भी लेने वाले हैं। 2022 चुनाव की तैयारियों पर यहां पर चर्चा होने वाली है। अखिलेश आज प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं से अखिलेश की मुलाकात है और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हो सकती है कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश की ये मुलाकात। तो अखिलेश यादव का दौरा है और ये दौरा चित्रकूट का बेहद अहम माना जा रहा है। 2022 से पहले के चुनाव वहां पर
कार्यकर्ताओं से मिलेंगे आज। वहां पर पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में ये मुलाकात होनी है और साथ ही साथ एक प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं। अखिलेश इस वक्त हमारे साथ चित्रकूट से जुड़ गए हैं। अखिलेश, कब तक पहुंच रहे हैं अखिलेश? जी मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव कल ही चित्रकूट पहुंच चुके थे और जवाना एयरपोर्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया था। इसके बाद जो कि अपनी सरकार ने लक्ष्मण पड़िया अपने रोपवे की सौगात दी थी, उस रोपवे में खुद बैठ करके उसका अवलोकन किया और लक्ष्मण पड़िया के बने ऊपर मंदिर में वहाँ पे दर्शन भी किया। और शाम को अखिलेश यादव जी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है। आज सुबह होते ही अखिलेश यादव जी कामतानाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं और इस समय परिक्रमा लगा रहे हैं। इसके बाद जो बांदा चित्रकूट महोबा 3 दिवसीय जो शिविर चल रहा है उसमें कार्यकर्ताओं को अपना 2022 का गुरु मंत्र देंगे कि कैसे 2022 में सपा को आगे रहना, सीटें निकालना है। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव जो चित्रकूट का दौरा है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अभी 2 ही दिन पहले अयोध्या गए थे और आज चित्रकूट आ गए हैं। तो जो हिंदू मुस्लिम में एक खाई रहती है उसको दूर करने के लिए एक मैसेज कहीं ना कहीं अखिलेश यादव दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो 2022 की जो तैयारी है अखिलेश यादव का जो दौरा, बिल्कुल अखिलेश, तो कहा जा सकता है सपा ने भी अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है 2022 के चुनाव को लेकर और इसलिए चित्रकूट का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अखिलेश का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 44 दिन आंदोलन कर रहे किसानों की सरकार के साथ आज फिर से एक बार बातचीत होगी। 8वें दौरे की बातचीत में हल निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने गुरुवार को ट्रैक्टर रैली निकाली। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली के जरिए विरोध जताया। इस रैली को देखते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई। किसान संगठन कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार किसानों को कृषि कानून के फायदे गिना रही है। इससे पहले 7वें दौर की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई थी कि 8 जनवरी की बैठक में समाधान निकलेगा। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कल कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी और दूसरी तस्वीर आज 8वें दौर की बातचीत किसानों के साथ सरकार की एक बार फिर से हो रही है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि कानून वापसी पर बातचीत ना करके कोई भी और बातचीत है उस पर जरूर सरकार सहमति बनाने की कोशिश करेगी। और अजीत सिंह मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या में इस्तेमाल कार की पहचान कर ली गई है। वारदात के बाद एसयूवी से भागे थे कातिल, सीसीटीवी में रिकॉर्ड कर ली गई है। लाल रंग की एसयूवी बताई जा रही है। पुलिस का दावा है किसी कार से कातिल भागे थे। अजीत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है अजीत सिंह को 25 गोलियां मारी गई थी। 21 गोलियां शरीर के आर पार हो गई। 4 गोलियां अजीत के शरीर में फंस गई। दाहिनी कनपट्टी में गोली लगी और यहां से आर पार हो गई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2 इस वक्त आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। हत्या में जिस एसयूवी का इस्तेमाल किया गया था सीसीटीवी में अब उसकी पहचान कर ली गई है। हम आपको बता दें कल जिस तरह से अजीत सिंह को सरेआम गोली मारी गई थी, बताया जा रहा 25 गोलियां मारी गई थी। कुछ गोलियां तो शरीर के आर पार हो गई और कुछ गोलियां शरीर में ही फंसी रह गई। लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड में नाम आने के बाद आजमगढ़ प्रशासन ने D11 गैंग के माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने जीयनपुर स्थित माफिया कुंटू सिंह के 3 मंजिला मकान पर बुलडोजर चला दिया और इस दौरान इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। पुलिस के मुताबिक कुंटू सिंह का मकान अवैध रूप से बना था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। कुंटू सिंह इस समय जेल में बंद है। देखिए, आज ये अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा यहाँ पर की जा रही है और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान किसी को नुकसान न हो इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। इधर पुलिस ने अजीत सिंह हत्याकांड का खुलासा भी कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अजीत सिंह की हत्या की साजिश आजमगढ़ में रची गई थी। हत्या में शामिल 1 लाख के इनामी शूटर गिरधारी विश्वकर्मा को आजमगढ़ में ही एक ब्लॉक प्रमुख ने शरण दी थी और इनकी ही मदद से गिरधारी लखनऊ पहुंचा था। पुलिस जल्द ही वारदात में शामिल ब्लॉक प्रमुख और उसके साथियों के नाम का खुलासा कर सकती है।
और प्रयागराज में लूट और हत्या के आरोपी आकाश पासी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक बीती रात पुरानी यमुना पुल के पास वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान बाइक सवार 2 युवकों को रुकने का इशारा किया गया। रुकने की बजाय वो भागने लगे। पुलिस ने शक होने पर उनका पीछा किया। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई और एक अपराधी सड़क पर गिर गया, जबकि उसका साथी बाइक लेकर भाग गया। घायल आकाश के पास से तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है और इस पर लूट और हत्या के कई मुकदमे इस वक्त दर्ज हैं। हाईवे पर हमारे बाहर के जिलों से आने वाले जो भी अपराधी या संदिग्ध व्यक्ति होते हैं उनकी चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक लाल अपाचे पर एक गाड़ी थी और जिसे रोकने पर वो संदिग्ध लगे, वो पीछा मुड़ के भागने लगे। पुलिस की टीम द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया और आत्मरक्षार्थ इन्होंने आवश्यक बल प्रयोग किया और मौके से एक सलमान उर्फ हद्दो, जो कि थाना सोराव का रहने वाला, उसे गिरफ्तार किया गया है। और कानपुर से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां पर कई दबंग डंडे लेकर कुछ लोगों पर टूट पड़े और उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया। इसके पीछे उनका मकसद क्या था, ये तो पता नहीं चल पाया। हमलावर उन पर ऐसे टूटे जैसे वो उनके खून के प्यासे। उनकी इस हरकत से कुछ लोगों की तो जान पर बनाई, लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं पसीजा और वो उन्हें बुरी तरह मारते रहे। इसके बाद आसपास के लोग और कुछ महिलाएं बीच में आईं, जिसके बाद वो वहां से निकले। इस मारपीट में 6 लोगों को गंभीर चोटें आईं। उन्नाव में बीघापुर तहसील के दुलीखेड़ा गांव में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहां पर एक लकड़ी के सहारे लोगों की आवाजाही है और इस पुल की हालत भी ऐसी कि हर कोई जान पर खेलकर इस पुल को पार कर रहा है। लकड़ी का ये टूटा हुआ पुल कभी भी गिर सकता है और गांव का संपर्क बागी जगहों से कट सकता है। पांडू नदी पर बने इस पुल को ठीक कराने और नया पुल बनाने की मांग लोग कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। वहीं उन्नाव पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि वो पुल बनवा देंगे। इसके लिए जो भी प्रक्रिया होगी उसे पूरी करने के बाद काम शुरू हो जाएगा। मेरे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। पांडो नदी में पुल बना हुआ है जो टूटा है, वो 8-10 साल हो गए, आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसी टूटे पुल को लोग बनाते हैं, 10-15 दिन चलता है, फिर टूट जाता है, उसके बाद फिर बनाया जाता है। लोग गिर जाते हैं नीचे, हम लोग पढ़ने जाते हैं। कभी जब बाढ़ आ जाती है तो नाव से जाना पड़ता है, वरना 10-15 किलोमीटर गरेर फतेहपुर जिले से आना पड़ता है स्कूल। सर हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, कहीं जाना होता है तो वहाँ फतेहपुर से 10 किलोमीटर दूर से गरेर के जाना पड़ता है। और बाढ़ में बहुत दिक्कत होती है, हम लोगों को कोचिंग जाना होता है तो इधर फतेहपुर से पुल बना है, वहाँ से गरेर के जाते हैं। पुल ना बनने की वजह से हम लोग उन्नाव नहीं जा पाते हैं पढ़ने, फतेहपुर जाते हैं पढ़ने। बनवा देंगे, उसका कागज दे दी। इस तरह के काम तो हमको अच्छे लगते हैं। इस तरह के जो और भी कई बात हो। वहाँ के लोगों का कहना है कि हमने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के चक्कर काटे, लेकिन कोई हल नहीं मिला उनको। जो लोग कहते हैं उनकी बात का आदर है, मगर हमको कागज मिल जाएगा। जू तक नहीं रहेंगी कि वो इस पुल को बनाए, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर अपना सफर जान जोखिम में डालकर करते हैं। इसी रास्ते से लोग साइकिल और खुद पैदल मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं, जो कहीं ना कहीं हादसों को दावत देता है। बड़ा सवाल ये है कि तमाम शिकायतों के बाद भी इस पुल की तरफ किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया। वहीं जब भी यहाँ पे विधायक रहे वो हमेशा सत्ताधारी पार्टी के रहे, लेकिन इस पुल का विकास नहीं हो सका। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18, उन्नाव। और जम्मू कश्मीर में लगातार 4 दिन तक बर्फबारी ने 3 लोगों की जान ले ली और बर्फबारी थमने के बाद लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। भारी बर्फबारी की वजह से 4 दिन तक सब कुछ ठप पड़ा रहा और जब बर्फ गिरनी बंद हुई तो लोगों के सामने बंद पड़े रास्तों को खोलने की चुनौती खड़ी हो गई। शोपियां के लोगों ने खुद ही कमान संभाली और हड्डियों को जवा देने वाली ठंड में रास्ते खोलने के लिए उतर पड़े। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में रास्ते पर 3 से 4 फीट तक बर्फ की परत जमी नजर आई। उस बर्फ को हटाने के लिए गांव के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी मैदान में उतर गए। ऐसा करने के पीछे उन्होंने खुद की मजबूरी भी बताई। बार बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को मुतल्ला किया फोन के जरिए, जबानी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाब नहीं।
श्रीनगर के ज्यादातर इलाकों के हालात शोपियां से बेहतर दिखे, लेकिन घनी आबादी वाले इलाकों में लोगों की परेशानी जस की तस बनी रही। ये वो इलाके हैं जिनमें बर्फ हटाने के लिए बड़ी मशीनें नहीं जा सकती। ऐसे ही एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में एक ऑटो को धक्का मारकर निकालते देखा गया। अभी भी लोग मुश्किलात में हैं। हालांकि जो बड़ी सड़कें हैं उनसे बर्फ हटाई गई, लेकिन जो अंदर की सड़कें हैं, गली कोचे हैं, वहां से बर्फ नहीं हटाई गई। बर्फबारी थमने के बाद कश्मीर के एक इलाके में फंसी एम्बुलेंस को निकालने का वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि उस एम्बुलेंस में एक मरीज को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन फिसलन वाले रास्ते पर वो एम्बुलेंस फंस गई। लोगों ने किसी तरह धक्का मारकर उसे निकाला और फिर मरीज को एक ट्रक में बिठाकर अस्पताल भेजा गया। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे। और अब बात देश में फैल रहे बर्ड फ्लू की। तो देश के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद उत्तर प्रदेश में भी अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन विभाग को बीमारी के प्रसार पर नियंत्रण के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, हरियाणा के अलावा केरल और राजस्थान में बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि अगर प्रदेश में एक भी केस सामने आए तो इसे फैलने से रोका जा सके। और बर्ड फ्लू को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित विभागों को भी अलर्ट कर दिया है। और इसी बीच झांसी और सोनभद्र में कौवों की मौत से हड़कंप मच गया है। परिंदे मर रहे हैं और इंसान काफी डरा हुआ है। पिछले साल कोरोना से लोग दहशत में थे और नए साल में बर्ड फ्लू को लेकर झांसी में बर्ड फ्लू को लेकर दहशत है। यहाँ प्रेमनगर थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा कौवों की मौत होने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि हवा में उड़ते हुए कौवे जमीन पर गिर रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। कौवों की मौत की जांच में टीम जुट गई है। उधर सोनभद्र में भी बर्ड फ्लू की आशंका है। चौपन थाना क्षेत्र के डाला इलाके में आधा दर्जन से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। अचानक हुई कौवों की मौत बर्ड फ्लू से होने की आशंका जताई जा रही है। कौवों की अचानक मौत की खबर मिलने पर वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग और डॉक्टरों की टीम कौवों की मौत के मामले में जांच शुरू कर चुकी है। कुछ कौवों और मुर्गियों के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में पशु चिकित्सा अधिकारी चौपन क्षेत्र को अवगत करा दिया गया है और उनके द्वारा अपनी टीम को भेजकर इन कौवों और मुर्गों के सैंपल को कलेक्ट कर लिया गया है, जिसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत ही इसकी पुष्टि की जा सकती है कि उनकी मृत्यु का कारण क्या है। वहीं कानपुर के चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 पक्षियों की मौत से दहशत होने लगी है। प्रशासन ने पक्षियों की जांच के लिए सैंपल को भोपाल भेजा है। कानपुर में भी चिड़ियाघर में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराता दिख रहा है। अब तक चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 जंगली मुर्गों और तेतों की मौत हो गई। इसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन हरकत में आया और चारों पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ, यहाँ तमाम पक्षी के लिए पूरा सिक्योरिटी मेजर्स किए गए हैं, इसमें फ्लैप्स लगाए गए हैं और फिलहाल दर्शकों के लिए इसे बंद कर दिया गया है और जो रिपोर्ट है उसके आने का इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश में भले ही अब तक बर्ड फ्लू को लेकर कोई मामला सामने न आया हो, लेकिन राज्य सरकार ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि प्रवासी पक्षियों और पोल्ट्री फार्म पर चौकसी रखी जाए और यदि कहीं पर ज्यादा पक्षियों की मौत होती है तो तत्काल पशुपालन विभाग को जानकारी देते हुए जांच के लिए सैंपल को भोपाल भेजा जाए। कि किसी प्रकार का कोई और सिम्टम ना हो या बर्ड फ्लू ना हो, तो हमने सारे सैंपल्स जो हैं, जो इनकी मेन इंस्टीट्यूट है इन भोपाल, वहाँ पर सारे सैंपल्स रिसीव करा दिए हैं और शीघ्र ही हमें वहाँ से रिपोर्ट मिल जाएगी। और राम मंदिर निर्माण के लिए आम जनता से सहयोग लिया जाएगा। कूपन के जरिए घर घर जाकर वीएचपी कार्यकर्ता दुनिया का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाएगी। बन रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर में आम जनमानस की सहभागिता को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहा है। इस जन सहभागिता में राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों से सहयोग लिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के 4 लाख कार्यकर्ता 10,000, 100 और 1,000 के कूपन के जरिए घर घर जाकर सहयोग लेंगे। ये अभियान मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से शुरू होगा, जो माघी पूर्णिमा यानी 27 फरवरी तक चलेगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की है कि लोग राम मंदिर निर्माण में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें। चंपत राय ने कहा कि लोग अपनी जेब खर्च से पैसा बचाकर मंदिर निर्माण में सहयोग करें। मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए लोग ड्राफ्ट चेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज्यादा धनराशि दान देने वालों को 80G के तहत आयकर में 50% छूट मिलेगी। इस ट्रस्ट की ओर से सारे देश में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा, रविदास जयंती 27 फरवरी तक कार्यकर्ता आपके घर आएंगे। 10 रुपया, 100 रुपया
और 1000 रुपए के कूपन लेकर आएंगे। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है।